48 Laws of Power, Law 33. Discover each man's thumb screw. इस लॉ को समझने के लिए आपको इतिहास की एक कहानी से रूबरू होना पड़ेगा। ये कहानी है 20वीं सदी के रूस की, जब रोमनोव राजवंश अपने चरम पर था। रूस के जार निकोलस द्वितीय उस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, लेकिन शक्ति के इस बुलंद साम्राज्य में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने धीरे धीरे उस साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। इस रहस्य का केंद्र था एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, ग्रिगोरी रास्पुतीन, जिसने अपनी चतुराई और दिमागी खेल से पूरे रूस को हिला कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ सत्ता और षड्यंत्र की नहीं, बल्कि उस अद्भुत चतुराई की है जो लॉ 33 हमें सिखाता है। ग्रिगोरी रास्पुतीन एक मामूली किसान और धार्मिक संत था, जो अपने दिव्य चमत्कारों के लिए आसपास के गांव में मशहूर था। वैसे तो रास्पुतीन एक साधारण सी जगह से आता था, लेकिन उसके अंदर गहरी समझ और मनुष्य के मनोविज्ञान को पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। उसी समय जार निकोलस द्वितीय और उनकी पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा अपने पुत्र एलेक्सी की बीमारी से बेहद परेशान थे। एलेक्सी को हेमोफीलिया नामक बीमारी थी। उनके पुत्र की ये बीमारी ही उनकी सबसे बड़ी चिंता और डर का कारण थी। रास्पुतीन ने इस डर को पहचान लिया और इसका फायदा उठाने का प्लान बनाया। उसने जरीना से कहा, मेरा आशीर्वाद आपके पुत्र को ठीक कर सकता है। भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है, लेकिन यह एक रहस्य है जिसे केवल मैं जानता हूँ। जरीना, जो अपने बेटे की लाइफ किसी भी तरह बचाना चाहती थी, वो रास्पुतीन की बातों में आ जाती है। रास्पुतीन ने एलेक्सी की हालत को अस्थायी रूप से एक बार ठीक कर दिया। ये एक चमत्कार जैसा दिख रहा था। हालांकि ये केवल संयोग था या फिर मानसिक प्रभाव, इसे कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इस घटना ने रास्पुतीन को जार और जरीना दोनों का विश्वास पात्र बना दिया। धीरे धीरे रास्पुतीन ने अलेक्जेंड्रा पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया। उसने उनके डर को और गहरा किया। उसने कहा, यदि मैं आपके पुत्र के साथ नहीं रहा तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। भगवान ने मुझे आपके परिवार की रक्षा के लिए ही चुना है। जरीना अब रास्पुतीन को केवल एक संत नहीं, बल्कि अपने पुत्र के जीवन रक्षक के रूप में देखने लगी थी। रास्पुतीन का यह खेल बेहद चतुराई से बुना गया था। उसने जरीना की भावनाओं और डर को अपना हथियार बना लिया और धीरे धीरे राजमहल के फैसलों पर अपना नियंत्रण बना लिया। रास्पुतीन ने केवल धार्मिक सलाह तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, उसने राजनीतिक मामलों में भी अपनी राय देना शुरू कर दिया। वो अपनी मर्जी से मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करने लगा था। जार निकोलस द्वितीय, जो अपनी पत्नी पर अत्यधिक विश्वास करते थे, उन्होंने रास्पुतीन की हरकतों को नजरअंदाज किया। इसी बीच रूस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था। रास्पुतीन ने जार को सुझाव दिया कि उन्हें युद्ध के मैदान में खुद जाना चाहिए और सेना की कमान को संभालना चाहिए। जार निकोलस ने इस सलाह को मान लिया, लेकिन यह फैसला उनके लिए विनाशकारी साबित होने वाला था। जब जार युद्ध के मैदान में गए तो रास्पुतीन ने जरीना के माध्यम से राजमहल के सभी प्रमुख फैसले लेना शुरू कर दिया। रास्पुतीन का बढ़ता प्रभाव रूस के राज दरबारों में गुस्सा और असंतोष का कारण बन गया। 1916 में कुछ उच्च अधिकारियों और मंत्रियों ने रास्पुतीन को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने उसे रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और जहर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जहर का रास्पुतीन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उसे गोली मारी, लेकिन रास्पुतीन फिर भी बच गया। आखिरकार उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। हालांकि रास्पुतीन की मौत के बाद भी उसका प्रभाव रोमनोव परिवार पर बना रहा। उसके कारण जो राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा हुई थी, वो 1917 में रूसी क्रांति का कारण बनी। इस क्रांति ने न केवल रोमनोव राजवंश का अंत किया, बल्कि रूस में राजशाही को भी खत्म कर दिया। दोस्तों, रास्पुतीन के पास कोई सेना नहीं थी, न ही ज्यादा पैसे थे, लेकिन उसने ये समझ लिया था कि डर और विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। रास्पुतीन ने रोमनोव फैमिली की सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उनके बेटे एलेक्सी की बीमारी और उससे जुड़े डर को टारगेट किया। उसने एलेक्सी की हेल्थ इशू को एक डिवाइन मिरेकल के रूप में प्रोजेक्ट किया, जहां उसने टेम्पररी रिलीफ देकर अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखा। ये जरूरी था कि वो प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ना दे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम खत्म हो गई तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। रास्पुतीन ने डर और उम्मीद के बीच एक ऐसा लूप क्रिएट किया जिसमें जरीना अलेक्जेंड्रा उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो गई।
जरीना के थ्रू अपनी बात मनवाकर उसने एक प्रॉक्सी पावर बनाई और खुद को रसिया के डिसीजन मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया। लॉ 33 का असली लेसन यही है कि हर इंसान के अंदर एक वीकनेस, एक वल्नरेबल पॉइंट होता है, चाहे वो इनसिक्योरिटीज हो, डिजायर्स हो या फियर। अगर तुम्हें किसी पर पावर चाहिए तो तुम्हें उनका थंब स्क्रू ढूंढना होगा और उसका फायदा उठाना होगा। इस लॉ को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली यूज करने के लिए तुम्हें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। ये पॉइंट मैनिपुलेटर्स के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तुम्हें अपने इमोशंस और बायसेस को एक तरफ रखकर इंसानों को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना होगा। जज करना तुम्हारी सोच को रेस्ट्रिक्ट करता है और तुम उनके ट्रू वल्नरेबिलिटीज को देख नहीं पाते। हर इंसान को एक केस स्टडी की तरह समझो। तुम्हें उनका बिहेवियर, इनसिक्योरिटीज और डिजायर को एनालाइज करना है, बिना किसी पर्सनल ओपिनियन के। डेटा कलेक्शन पर फोकस करो। हर इंसान के बारे में ऑब्जर्व करो। वो किस चीज पर रिएक्ट करता है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या सिग्नल देता है और उनका गुस्सा या ओवर कॉन्फिडेंस उनकी कौन सी वीकनेस को दिखाता है। इंसान का हर रिएक्शन उनके अंदर की वल्नरेबिलिटी को सिग्नल देता है, चाहे वो ईगो हो, फियर हो या डिजायर। एक मैनिपुलेटर के लिए इमोशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम किसी का गुस्सा देखते हो तो उससे उनका वीक पॉइंट समझने की कोशिश करो। सिमिलरली, अगर कोई इंसान फ्लैटरी एंजॉय करता है तो तुम्हें उनकी इस वीकनेस का एडवांटेज लेना चाहिए। हर इंसान के साथ एक एक्सपेरिमेंट की तरह बिहेव करो। उन्हें प्रोवोक करो, उनका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करो और फिर उस इंफॉर्मेशन को उनका थंब स्क्रू ढूंढने के लिए यूज करो। ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के तुम्हें उनके डीपेस्ट वल्नरेबिलिटी तक ले जाएगा। हर वीकनेस का एक दरवाजा है और ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपने दिमाग को अनइमोशनल और अनबायस्ड रखोगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लॉइट रूथलेसली। जब तुम किसी का वीक स्पॉट या थंब स्क्रू आइडेंटिफाई कर लो तो उसका फुल एडवांटेज लेना शुरू करो। इंसान अपनी वल्नरेबिलिटीज के चक्कर में ही फंस जाता है और तुम्हें उन्हीं वल्नरेबिलिटी को लेवरेज करना है। अगर कोई अटेंशन चाहता है तो उन्हें अटेंशन दो, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर उनके अंदर इनसिक्योरिटीज है तो सटली उनकी वीकनेस याद दिलाओ और उनका बिहेवियर अपने कंट्रोल में लाओ। फॉर एग्जाम्पल, रोहन, जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट था। क्लास में वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और ना ही पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे था। उसका सबसे बड़ा सिरदर्द था उसी की क्लास का एक लड़का आर्यन, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और दूसरे क्लासमेट्स के सामने उसे नीचा दिखाता था। आर्यन क्लास का एक पावरफुल और डोमिनेटिंग लड़का था जो अपनी बातों और दोस्तों के ग्रुप के कारण सबसे ज्यादा पावरफुल था। रोहन को हर दिन आर्यन के सार्केस्टिक कमेंट्स और मजाक को झेलना पड़ता था। शुरू में रोहन ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस तरह वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देगा। एक दिन रोहन ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी पोजीशन बदलेगा, लेकिन मारपीट या लड़ाई झगड़ा के बजाय वो अपने दिमाग और स्ट्रेटेजी का यूज करेगा। रोहन ने आर्यन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि आर्यन हमेशा अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन जब कोई उसका मजाक उड़ाता है या उसकी कोई बात सीरियसली नहीं लेता तो वो इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। आर्यन को हमेशा अपनी बातें प्रूव करना पसंद था और अगर कोई उसको अप्रूवल नहीं देता था तो वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था। रोहन को यह भी समझ आया कि आर्यन का थंब स्क्रू उसका ईगो और उसकी नीड फॉर वैलिडेशन थी। आर्यन को लगता था कि अगर उसने एक बार क्लास में डोमिनेंस खो दिया तो कोई भी उसको भाव नहीं देगा और यही था उसका वीक स्पॉट। रोहन ने डिसाइड किया कि वो आर्यन के ईगो और उसकी नीड फॉर वैलिडेशन को टारगेट करेगा। इसके लिए उसने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। रोहन ने आर्यन के ग्रुप के दोस्तों के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश की। क्लास के छोटे छोटे काम, होमवर्क और ग्रुप एक्टिविटीज में उसने उनका ट्रस्ट जीतना शुरू किया। धीरे धीरे आर्यन के ग्रुप के लोग रोहन को इग्नोर करने की बजाय अब उसका साथ देने लगे थे। फिर रोहन ने आर्यन को इनडायरेक्टली इम्प्रेस करना शुरू किया। जब भी आर्यन कोई बात करता, रोहन उसका सपोर्ट करता, उसके आइडियाज को अप्रिशिएट करता और उसकी तारीफ करता। आर्यन को लगने लगा कि रोहन उसका चमचा है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। रोहन ने इंटेंशनली आर्यन को कुछ ऐसे सिचुएशन में पुश किया जहां उसे अपनी बातें प्रूव करनी पड़ती थी। एक दिन स्कूल में डिबेट कंपटीशन हुआ। आर्यन ने अपने ग्रुप के सामने अनाउंस किया कि वो इस कंपटीशन को इजीली जीत लेगा। रोहन ने यहाँ अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई की। उसने आर्यन को इनडायरेक्टली प्रोवोक किया और बोला, आर्यन, अगर तुम डिबेट जीत जाओगे तो तुम पूरे क्लास के लीडर बन जाओगे। आर्यन, जो हमेशा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस था, अपने दिमाग में ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देता है।
कंपटीशन के दिन आर्यन ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस के चक्कर में गलत आर्गुमेंट्स दिए, जिससे जजेस इंप्रेस नहीं हुए और आर्यन हार गया। इसके बाद रोहन ने आर्यन के दोस्तों के सामने अपने आप को एक स्मार्ट थिंकर की तरह प्रोजेक्ट किया, जो आर्यन की वीकनेस को समझ सकता था। धीरे धीरे आर्यन के ग्रुप के लोग आर्यन को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं और आर्यन की जगह अब रोहन को सपोर्ट करने लगते हैं। रोहन, जो पहले एक बुलीड स्टूडेंट था, अब क्लास में एक रिस्पेक्टेड और स्मार्ट इमेज बनाने में सक्सेसफुल हो गया। इस कहानी से तुम समझ सकते हो कि बहस करना और लड़ाई झगड़े से हमेशा जीत नहीं होती। अगर तुम किसी की वीक स्पॉट को समझ के उसका फ़ायदा उठाना जानते हो और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो, तो तुम अपनी लाइफ के टफ से टफ सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। पावर और रिस्पेक्ट दिमाग के खेल से मिलता है और रोहन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर को हासिल करने के एक और ब्रूटल लॉ को डिस्कस करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर लॉ 33 की ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।